आज अपन पढ़ेंगे आंकड़ों का आरेखीकरण, आरेखी प्रस्तुतिकरण। क्योंकि आंकड़ों को हमने पहले किसके रूप में प्रस्तुत किया था? पाठ विषयक प्रस्तुत किए थे। दूसरे रूप में अपन ने क्या पढ़ा था? सारणीकृत बनाकर, सारणी बनाकर आंकड़ों को प्रस्तुत किया था। और अब अपन कैसे चित्र बना के, आरेखी यानी स्तंभ बना के अलग अलग तरीके से इसको प्रस्तुत करेंगे। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने की ये तीसरी विधि है। यह विधि सारणीकृत पाठ विषयक प्रस्तुतिकरण की तुलना में आंकड़ों के आधार पर वस्तु स्थिति को जल्दी समझने में सबसे अधिक सहायक होती है। क्योंकि कोई भी चीज़ें अपन चित्रों के द्वारा समझते हैं तो वो जल्दी समझ में आ जाती है। तो आंकड़ों के आरेखी प्रस्तुतिकरण में संख्याओं में निहित अमूर्तता कम हो जाती है, मतलब सब दिखाई देता रहता है और वे अधिक मूर्त एवं आसानी से समझने योग्य होती है। कैसे? जैसे अपन ने ये चित्र बनाया, ये बनाया, तो ये क्या है? आप इनको क्या है आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये स्तंभ चित्र है कि यहाँ पर ये कम है, ये इसमें सबसे ज़्यादा है। तो चित्रों के आकार से अपन जल्दी समझ सकते हैं बजाय टेबल में। अब यदि ये टेबल है, इस टेबल में अपन पढ़ते रहेंगे तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा ज़्यादा है और कौन सा कम है, किसकी संख्या अधिक है, साक्षरता दर। यहाँ पर अपन बता सकते हैं कि इस चीज़ की देखो, जैसे कि आपके यहाँ पर ये गुजरात है, ये बिहार है, झारखंड है और तो इस तरह ये आपके केरल है। केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दिखाई दे रही है, नहीं दे रही है। तो इसका अपन चित्रों के द्वारा से समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, सारणी में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की अपेक्षा आरेखी प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों की परिशुद्धता थोड़ी कम हो सकती है, किंतु ये सारणी की तुलना में कैसे होते हैं? अधिक प्रभावी होते हैं। शुद्धता इसलिए क्योंकि अपन चित्र थोड़ा गलत बना दिए तो गलत बन गया। सामान्यतः कई प्रकार के आरेखों का प्रयोग होता है। वैसे तो कई तरह से अपन चित्र बना के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ही प्रकार के बताए गए। ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंकगणितीय रैखिक आलेख। अब आपको मैं सबसे पहले ज्यामितीय आरेख बता रही हूँ, फिर मैं बारंबारता बताऊंगी बाद में और अंकगणितीय रैखिक लोच आलेख आपको बाद में बताऊंगी। तो आज सबसे पहले ज्यामितीय आरेख के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामितीय आरेख में दंड आरेख तथा वृत्त आरेख ज्यामितीय आरेख की श्रेणी में आते हैं, यानी दंड चित्र और वृत्त चित्र। वृत्त यानी इस तरह से राउंड में बनेगा वो। दंड आरेख 3 प्रकार के होते हैं: सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। वापस से बता रही हूँ, जो दंड आरेख बनेंगे वो आपको कैसे बनाना, ज्यामितीय आरेख में क्या क्या चीज़ बनानी है आपको। एक तो आपको दंड आरेख बनाने हैं, ये लिखा है ना दंड आरेख। ज्यामितीय आरेख में क्या क्या बनाएंगे? एक तो दंड आरेख और दूसरा कौन सा बनाएंगे? वृत्त आरेख। दंड आरेख और वृत्त आरेख। अब दंड आरेख में कौन कौन से बनाएंगे? सरल दंड आरेख, बहुदंड आरेख और घटक दंड आरेख। समझ में आ गया होगा। दंड आरेख, वृत्त आरेख 2 बनाएंगे, किसमें? ज्यामिति में। और दंड में कौन कौन सी बनते हैं? सरल दंड, बहुदंड और घटक दंड। आज मैं सिर्फ आपको दंड आरेख के बारे में बताऊंगी। सरल दंड आरेख के अंतर्गत समान अंतरालों तथा समान विस्तार वाले आयताकार दंडों को एक समूह प्रत्येक श्रेणी के आंकड़ों को दर्शाता है। दंड की ऊंचाई या लंबाई आंकड़ों के परिमाण को प्रकट करती है। दंड का निचला छोर आधार स्तंभ को इस प्रकार स्पर्श करता है कि दंड की ऊंचाई 0 इकाई से शुरू होती है और दंड आरेख के दंडों को सापेक्ष ऊंचाई को देखकर आंकड़ों की अपेक्षाकृत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से ये 0 से चालू हो रही है या नहीं हो रही है? देखो आप, ये 0 से दंड आरेख चालू होता है और जहाँ तक का जिसमें ये दिया जाता है उतना ही इसको बनाया जाता है। इनकी जैसे आपने बनाया समान चौड़ाई, ये समान, सब में समान चौड़ाई है, ये कलर भरा हुआ है ना, उसको मानेंगे अपन। जैसे एक लाइन है अपने ग्राफ पेपर में यदि आप बनाते हैं तो एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर, एक बड़ा खाना बराबर, और इस तरह से अपन इनको ले जाएंगे। तो इनकी समान, सबकी समान कैसी होती है? चौड़ाई होती है, समान चौड़ाई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इनमें दंड की ऊंचाई, लंबाई आंकड़ों के परिमाण को प्रकट करती है। दंड का निचला छोर आधार रेखा को स्पर्श करता है। अभी बताया ना मैंने आपको, आधार रेखा, ये OX अक्ष होता है, ये इसको क्या बोलते हैं अपन? आधार रेखा। और ये 0 से और ये 100 तक ये जाएगा, इसको क्या कहेंगे अपन? स्तंभ। जो भी चीज़ टच करेगी वो 0 से ही टच करेगी। सारे किससे टच कर रहे हैं? ये 0 से ही कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो ऊंचाई 0 इकाई से शुरू होती है। दंड आरेख के दंडों की सापेक्ष ऊंचाई को देखकर आंकड़ों की अपेक्षाकृत आसानी से समझा जा सकता है। जैसे मैंने अभी बताया था, सबसे ज़्यादा साक्षरता कौन से उसमें राज्य में है? केरल में। तो आंकड़ों को अपेक्षाकृत आसानी से समझा जा सकता है। इसके लिए आंकड़े बारंबारता वाले या गैर बारंबारता वाले दोनों प्रकार के हो सकते हैं। गैर बारंबारता वाले आंकड़ों में किसी खास विशेषता जैसे उत्पादन, फसल, जनसंख्या आदि की विभिन्न समय पर विभिन्न राज्यों के आधार पर लिया जाता है और विशेषताओं के मूल्यों के अनुरूप दंडों की आरोग्य की ऊंचाई के रूप में लिखा जाता है। मेन आपको क्या क्या समझना है कि सरल दंड आरेख कैसे होते हैं, जिसमें समान अंतराल होते हैं और जिसमें कि अपन आयताकार दंडों का एक समूह बनाया जाता है, जिसमें ऊंचाई और लंबाई को प्रकट किया जाता है। ऊंचाई और लंबाई को, जैसे कि ये आपकी लंबाई हो गई या नहीं हो गई, और इनका ये गैप जो है कितना रखा गया, इसको बताना है आपको। अब विभिन्न प्रकार के आंकड़ों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आरेख की प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता होती है। थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल समझना ज़्यादा आवश्यक है आपको। दंड आरेख बारंबारता एवं गैर बारंबारता दोनों प्रकार के चरों गुणों के लिए उपयुक्त होते हैं। विविक्त चर जैसे परिवार के आकार, पासे का बिंदु, परीक्षा में प्राप्त ग्रेड, लिंग, धर्म, जाति, देश, ये कौन से होते हैं? आपके विविक्त चर होते हैं। इत्यादि गुण दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दंड आरेख गैर बारंबारता आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए अधिक सुविधाजनक होते हैं, जैसे कई वर्षों के लिए आय व्यय लेखा, आयात निर्यात, ये सब जो होते हैं। जिस वर्ग का दंड अधिक लंबा होता है वह अधिक अच्छा होता है, तो वह किसी वर्ग दूसरे वर्ग की अपेक्षा विशेषता से अधिक माप का होगा। अब जैसे कि एक ये टेबल बनाई गई है जिसमें साक्षरता दर बताई है। अब देखो, मैंने इसको एक छोटे रूप में बता दिया है सिर्फ अपन को। इसमें ये सवाल है, जैसे आपकी बुक में सवाल दिया हुआ है जिसको कई सवालों में चित्रों में बनाया गया है, लेकिन मैं अभी आपको बता रही हूँ। भारत के ये प्रमुख राज्य हैं आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, ये सारे राज्य हैं। मैंने इनको यहाँ पर वापस से लिख दिया है, ठीक है ना। तो जिसमें जैसे ये आंध्र प्रदेश है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश, ये असम है, बिहार है, ये सारा मैंने लिख दिया है। और इसमें ये आपके दिया हुआ है ना 2011 के पुरुष के जो है साक्षरता संबंधी आंकड़े दिए गए हैं। ये साक्षरता के आंकड़े, जैसे आंध्र प्रदेश में साक्षरता दर 2011 में कितनी है? 75.6, और असम में कितनी है? 78.8। तो ये चित्र बनाया हुआ है ना, ये आंध्र प्रदेश और ये असम में। अब आप ये चित्र में देख रहे हो आप, तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है असम की कितनी है? 78 है, ठीक है। ऐसे आपको ये इस तरह से डायग्राम बनाने हैं। इसकी बिहार की कितनी है? 73.4। फिर अपन को झारखंड का बनाना है। ये कैसे बनाना है? नीचे OX अक्ष लिखना है और उस OX अक्ष पर तो क्या लिखना है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, गुजरात, हर एक उसको गैप करते हुए, छोड़ते हुए, थोड़ा थोड़ा गैप करते हुए, या आप उसकी कॉपी ले आना ग्राफ पेपर, उसमें अपन एक बड़ा खाना बराबर आंध्र प्रदेश पे एक गैप कर देना, फिर दूसरा। आप इसको हॉरिजेंटल में इस तरह से बनाना चित्र, जैसे कॉपी को लेते हैं ना अपन, जैसे ये है आधार, ये इसको इस तरह से लंबा ना बनाकर कॉपी को टेढ़ा करना और फिर इसको यो लाइन खींचना, ठीक है ना। फिर आपको सारे राज्य उसके अंतर्गत आ जाएंगे, नहीं तो फिर 2 पेजों को मिलाकर आपको बनाना पड़ेगा। और ये OY अक्ष है जिस पर आपने गैप किया है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। और फिर यहाँ पर जैसे इसका है तो 70 के बाद फिर एक छोटा खाना ले एक माना जाएगा। ये एक बड़ा खाने होता है, बड़े खाने में 10 लाइनें होती हैं और 10 लाइन के मतलब एक छोटा खाना बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 76 आ जाएगा। फिर 70, 80 में 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ये 73 है। यहाँ पर ये देखो 98 है, तो 100 में 2 छोटे कम कर देंगे, 2 छोटे खाने, फिर ये आपका 98 हो जाएगा। इस तरह से ये आप अपने आप ही इसको क्या बना के मुझे कॉपी में करके और बाकायदा मुझे किस पर दिखाओगे? इसी पर कॉपी पर बनाकर आप मुझे अपने फ़ोन नंबर है उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके दिखा देना, जिससे मुझे समझ में आएगा। क्योंकि थ्योरी से ज़्यादा आपको ये प्रैक्टिकल समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल ही बताना है। तो ठीक है ना। ये बनाया दंडों का प्रयोग जिन्हें स्तंभ भी कहते हैं, सामर्थ्य काल श्रेणी के आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के लिए किया जाता है। ये सारी थ्योरी है। थ्योरी को समझने से अच्छा जो मैंने ये टेबल बनाई है, आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि ये टेबल एक बनानी है, बस उसमें क्या लिखना है? ये राज्य लिखने हैं और ये राज्य के बगल में आपको लिखना है 2011, फिर लिखना है पुरुष के साक्षरता दर। पुरुष की साक्षरता दर, ये एक आपका क्वेश्चन बन गया। अब इस क्वेश्चन से आपको क्या बनाना है? ये वाला चित्र बना के मुझे दिखाना है और आपको जो मैंने अंडरलाइन करवाई है वो याद रखना है कि आरेख कितने प्रकार के होते हैं,
फिर ज्यामिति आरेख में किस किस को आरेख किया जाता है, दंडारेख और वृत्तारेख को। दंडारेख में किस किस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सरल दंडारेख, बहुदंडारेख, घटक दंडारेख। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी 2-2 3-3 लाइनें थ्योरी की याद करनी है कि दंडारेख क्या है, दंडारेख में कैसे समान अंतरालों को, ऊंचाई लंबाई इनके आधार पर इनको बताया जाता है। इतना कर लेना है आपको कॉपी में। उसके बाद ये टेबल बनानी है आपको, और ये टेबल बना के ये आपको चित्र बनाना है, ठीक है। फिर मुझे आप व्हाट्सएप के द्वारा अपनी अपनी कॉपी पर दिखाना है। सारे काम वर्क आपको मुझे कॉपी में करके दिखाओ। स्कूल में बृहस्पतिवार को आते हैं, तो उस दिन आप अपनी कॉपी लेके आना।